हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। और आज हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 को। और चैप्टर नंबर 11 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने जो चैप्टर 10 तक सारे जो चैप्टर्स थे टॉपिक वाइज हमने सबको अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आप उन सभी चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ में आप हमारी आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं, वो बुक भी मैंने पूरी कवर करा दी है। तो चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 की तरफ। ये हमारा चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 में हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब तक तो हमने ये देखा था कि साउदर्न हो गया, नॉर्दर्न इंडिया हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न में वहाँ पर कौन रूल कर रहा था, कौन से सुल्तान थे जो रूल कर रहे थे। ओके, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो वहाँ पर कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से क्या चेंजेस हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार। जो टाइम पीरियड है ये है 1300 से 1500 के बीच का। हम जो भी यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं भारत के अंदर वो इस टाइम पीरियड के बीच की है। चैप्टर नंबर 11 है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। जो स्टैब्लिशमेंट बताई गई है दिल्ली सल्तनत की टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी मे बी सेट टू मार्क द न्यू फेज इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर इसे न्यू फेज क्यों बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल्चरल डेवलपमेंट की जो शुरुआत थी भारत में वो यहीं से हुई थी जब दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ठीक है, और यहीं से हमारा एक कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जब भी कोई नई सल्तनत इस्टेब्लिश होती थी तो वो लोग बाहर से ही होते थे ज़्यादातर। वो टाइम पीरियड ऐसा आया कि बहुत सारे लोग बाहर से आए और फिर अलग अलग जो डायनेस्टीज़ थी उन्होंने रूल किया। तो हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उनकी यूनिकनेस होती थी और उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाते थे। This Turkish invader who came to India were by no means true barbarian come to West Asia during the 9th and the 10th century from the Central Asia homeland, and they had accepted Islam just as the earlier invader from Central Asia had accepted Buddhism and Hinduism। तो ये बताया है कि ये जो टर्किश इन्वेडर थे जो भारत में आए थे, ओके, इससे पहले ये कहाँ पर थे? वेस्ट एशिया में थे। 9th और 10th सेंचुरी के आसपास ये लोग कहाँ थे? वेस्ट एशिया में थे। और उससे पहले कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशियन होमलैंड। इनका जो होमलैंड जो एरिया था वो था सेंट्रल एशियन। उसके बाद फिर ये वेस्ट एशिया में आए। यहाँ पर इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया। फिर वापस से क्या क्या बताया इन्होंने कि जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए थे, जैसे कि पहले जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया, हिंदुज़म को अपना लिया। वैसे ही जो ये कुछ लोग थे इन्होंने क्या अपना लिया? इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। They had also assimilated rapidly the culture of the area and the Arabo-Persian culture, which had embraced the Islamic land from Morocco and Spain to Iran। तो मतलब बता रखा है कि ये जो लोग थे इसमें आपको जो अरबो और जो पर्शियन कल्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पर अलग अलग जगह से थे और फिर काफ़ी टाइम के लिए उन्होंने जब एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करे तो ऐसा तो था नहीं कि जब वो सोच के निकले होंगे तो बस कि हमें वहाँ जाना है तो वहीं जाना है। और पहले तो आपको बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था, क्योंकि आप इतनी लंबी जो एरिया था वो उसको कवर नहीं कर सकते थे कि चलते चलते कवर करे जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए रुक गए, ठीक है, पता चला आपको वो एरिया ही अच्छा लग गया, फिर आप तो वहीं सेटल हो गए, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन उसने सोचा कि नहीं मैं तो और आगे जाऊँगा। तो यहाँ जो कल्चरल जो मिक्सअप था वो ऐसे देखने के लिए मिलता। और वो पूरा शो करता था मोरक्को से लेके जो ईरान और जो उसके आसपास के जो एरिया थे उस समय के कल्चरल को पूरा दिखाता था जब अगर हम उन लोगों को देखते थे तो। द पीपल ऑफ द रीजन हैड मेड मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, नेविगेशन एंड लिटरेचर एक्सेट्रा। जो लोग थे उनके अंदर आपको बहुत सारे जो अलग अलग जो जगह के जो लोग थे उनमें आपको साइंस के फील्ड में, नेविगेशन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में आपको कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। व्हेन द टर्क्स केम टू इंडिया they not only had a well defined faith in Islam to which they were deeply attached, they also had definite ideas of government, art, architecture etc। तो जब जो टर्क्स थे जब वो भारत में आए तो ना सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका इस्लाम में ही बड़ा फेथ था, सिर्फ इस्लाम को ही वो जानते थे, नहीं, इस्लाम के साथ साथ उनको गवर्नमेंट की, उनको आर्ट की, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। The interaction of the Turks with the Indians who had strong religious belief and had well-developed ideas of architecture and literature resulted in the long run in the development of a new enriched culture। और सेम वैसे ही भारत में भी जो लोग थे उनकी भी अपने धर्म को लेकर रिलीजियस बिलीफ कोई ऐसा तो था नहीं कि वो ऐसे ही बड़ी कमज़ोर सी थी। अगर ऐसा होता तो हमारा जो रिलीजन है वो कितनी बार बदल चुका होता। जो इंडियंस है उनका रिलीजन कोई भी आके बार बार चेंज कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो इंडियंस थे उनकी भी
जो रिलीजियस को लेके जो बिलीफ थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे आइडियाज़ ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर. But the process was long one of destruction followed or accompanied by a period of construction. Mutual misunderstanding and strife is always present when the two sides have strongly held views. लेकिन हमेशा देखा गया है कि जब दो पढ़े लिखे लोग है ना, जो बिल्कुल एकदम सेम होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों आपस में दूसरे को समझाते रहते हैं. वो चीज़ कभी कभी आर्ग्यू में चेंज जाती है क्योंकि कोई किसी को अपने आप से कम नहीं समझता. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब दो एकदम टू साइड्स, कोई दो स्ट्रॉन्ग साइड्स जब आपस में मिलती हैं तो उनके जो व्यूज़ होते हैं उनमें थोड़ी बहुत खटपट जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं. More significant, however, were the efforts at mutual understanding which ultimately lead to a process of assimilation in many fields. लेकिन कभी कभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी ऐसे दो लोग या कोई भी दो ऐसे रिलीजियस बिलीफ, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही जो लोग थे वो अपने अपने फील्ड में एकदम महारत हासिल की हुई थी. तो ऐसे लोगों का अगर एसिमुलेशन हो जाता है किसी फील्ड में तो एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर भी वही हुआ. काफ़ी जगह जो एसिमुलेशन था, दोनों जो ये पार्टीज़ थी इनकी वजह से हमें आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, कस्टम, सेरेमनी, रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में कुछ और अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए मिली. हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिमेन स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड इन बोथ द कम्युनिटीज़. लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, वो भी हमेशा बने रहे. द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन एंड कन्वर्जेंस देयरफॉर हैड मेनी अप्स एंड डाउन. जो ये एसिमुलेशन हो रहे थे, कन्वर्जेंस हो रहे थे, ठीक है, इनके अपने बहुत से अप्स डाउन्स थे, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं, और पीरियड टू पीरियड. ओके, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की. वन ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू रूलर वॉज हाउसेस टू लिव इन एंड हैव टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. देखिए, जब भी कोई न्यू रूलर आता है, चाहे वो इस देश का हो, कहीं बाहर से आया, सबसे पहले रहने के लिए उसे क्या चाहिए? घर चाहिए रहने के लिए, और जिस भी वो धर्म को मानता है उसको पूजा करने के लिए वो जगह चाहिए. दे एट फर्स्ट कन्वर्टेड सम टेम्पल्स एंड अदर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू मॉस्क्यूज वाइल डिस्ट्रॉइंग मेनी अदर्स एंड यूजिंग देयर मटेरियल फॉर बिल्डिंग मॉस्क्यूज. तो जो ये बाहर से अब जो ये इस्लामिक रूलर जो आ रहे थे, जब इनको घर चाहिए था, ठीक है, वर्शिप के लिए कुछ जगह चाहिए थी, तो इन्होंने सबसे पहले भारत में आकर क्या करा कि जो टेम्पल्स थे या तो उनको तुड़वा दिया या फिर उनको मॉस्क्यूज में उनको चेंज करा दिया. ठीक है, जो उनको लगा कि ये कन्वर्ट हो सकता है मॉस्क्यू में इजीली, तो उसको करा दिया, वरना बाकी को तुड़वा दिया. और तुड़वाने के बाद जो वहाँ से जो सामान वगैरह बचता था, जो मटेरियल बचता था, उससे ही इन्होंने मॉस्क्यूज बनवा दिए. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताए हुए हैं, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो आपका कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, और जो बिल्डिंग है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वो ऐसे ही है. The former had been a temple, the later had been a monastery. ठीक है, and the only new construction at Delhi was a facade of elaborately carved arcs in front of गर्भगृह which was demolished. यहाँ पर एक नई चीज़ ये लोग और लेकर आए, वो था आर्क्स बनाना. देखो ये होता क्या है, ये इस तरह से जो होती है ना, ऐसे दो पिलर के ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन कर देता है, ये थोड़ा गोल. यहाँ पे देखा होगा जो मॉस्क्यूज वगैरह होता है, ठीक है, तो ये. और जो गर्भगृह वगैरह थे, गर्भगृह कहाँ होते थे? वो टेम्पल्स में होते थे, जहाँ पर जो हमारे जो मतलब जो हिंदूज़ के जो लॉर्ड होते हैं या फिर वो जिस भी गॉड की पूजा करते हैं, गॉड गॉडेस, उनको रखा जाता था. तो उनको डिमोलिश करके इन्होंने वहाँ पर क्या बना दिए? बड़े बड़े जो ये आर्क्स थे ये बना दिए. The style of decoration used on these arcs is very interesting. No human or animal figures were used since it was considered to be un-Islamic to do so. जो ये मुस्लिम्स थे, जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये कभी भी किसी भी एनिमल्स को लेकर, ठीक है ना, और इसकी कोई पिक्चर वगैरह कभी भी वॉल वगैरह पर ड्रॉ नहीं करते थे जहाँ इनकी वर्शिप प्लेस है. जबकि इंडिया में ऐसा नहीं, जबकि जो हिंदुइज्म है उसमें ऐसा नहीं है. वहाँ पर आपको टेम्पल्स की जो वॉल वगैरह है उस पर आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी जो एनिमल्स को शो करती है, एनिमल्स फिगर को शो करती है. लेकिन इन पर नहीं था, तो इन्होंने जो टेम्पल्स ऐसे देखे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ पर क्या बनाया? स्क्रॉल ऑफ फ्लावर्स बना दिए, है ना, जो कुरान के वर्सेस थे उनको लिख दिया, और उनको फ्लावर वगैरह लगा के एक आर्टिस्टिक मैनर में उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया. सोन द टर्क्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग देयर ओल्ड बिल्डिंग. अब इन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग्स भी बनाई. फॉर दिस पर्पज दे मोस्टली यूज द इंडिजीनियस क्राफ्ट्समैन. और जब इन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग्स बनाई तो इस बिल्डिंग्स के लिए ये अपने खुद के क्राफ्ट्समैन को यूज़ करते थे, मतलब जिनको ये अपने साथ लेकर आए थे. इनमें स्टोन कटर्स होते थे, मेसॉन्स होते थे, विच वर फेमस फॉर देयर स्किल, जो अपनी स्किल के लिए बहुत फेमस होते थे, और इनके यहाँ से इन्हीं के साथ आए थे. सब मास्टर आर्किटेक्ट केम टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया, क्योंकि बहुत सारे जो आर्किटेक्ट थे वो वेस्ट एशिया से भारत में आए थे. इन देयर बिल्डिंग द टर्क्स यूज द आर्च एंड द डोम ऑन वाइड स्केल. तो ये सबसे ज़्यादा इनकी बिल्डिंग्स में क्या देखने के लिए मिलते थे? या तो ये आर्च जो बता दिया मैंने, ऐसे गोल होते थे और ऐसे, ठीक है, ये पिलर हो गए और ये उसके ऊपर ऐसे
या फिर डोम, डोम आपने देखा ही होगा, जो ताजमहल के ऊपर से बने हुए ना, ये डोम होते हैं, ठीक है। तो ये डोम बने होते थे, जिसे गुम्बद भी बोलते हैं। द अरब बोरोड डैम फ्रॉम रोम थ्रू द बिजेंटाइन एम्पायर डेवलप डैम एंड मेड डैम देयर ओन। तो यहाँ से इन्होंने जो ये आर्च और जो डोम है, ये जो स्टाइल है, ये कहाँ से लिया था? जो बिजेंटाइन एम्पायर थी वहाँ से लिया था, उसको कॉपी किया था इन्होंने। द यूज ऑफ द आर्क एंड द डोम हैड अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। आर्क्स बनाने की और डोम बनाने की बहुत सारी एडवांटेजेस थी, जैसे कि इसे बताया है कि डोम प्रोवाइड अ प्लीजिंग स्काई लाइन एज द आर्किटेक्ट गेन मोर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस द डोम रोज हायर एंड मेनी एक्सपेरिमेंट वर मेड इन पुटिंग अ राउंड डोम ऑन अ स्क्वायर बिल्डिंग एंड इन रेजिंग द डोम हायर एंड हायर। तो उसे बताया है कि एक तो ना, जब ये कुछ डोम बनाते थे तो वो जो एरिया है वो बैठने लायक, मतलब काफ़ी बड़ा शो होता था। ओके, एंड इन दिस वे मैनी लॉफ्टी एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड। आपने देखा भी होगा कि जो पहले वगैरह हॉल वगैरह होते थे उसमें से पिलर लगा दिए और फिर ऐसे बड़े बड़े वो हॉल बनाते, तो ये काफ़ी एक जगह कवर हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि वो बड़ी दिखने में बड़ी अच्छी, बड़ी लगती थी बहुत। The arch dam dispensed with the need for a large number of pillars and support the roof enabled the construction of a large hall with a clear view। तो एक तो ये डोम बनाने के लिए ज़्यादा पिलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता था। बड़ा सा आप हॉल बना सकते हैं ऐसे गुम्बद के साथ। Such places of assembly were useful in mosques as well as in the places। यहाँ पर जो ये डोम का, जिसे आप मान के चलिए, हमेशा इनमें होता क्या था कि यहाँ तो बैठ गए ये मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये कोई हॉल मान लीजिए, और जो इनकी किंग का प्लेस होता था ये होता था यहाँ थोड़ा ऊपर जाकर। तो ये गुंबद बना दिया करते थे, तो इससे क्या होता था, पूरा कवर हो जाता था। वरना अगर ये सिंपल इसके ऊपर ऐसे छत डाल देंगे तो फिर इस जगह को जो ये किंग के लिए उन्होंने तैयार किया है इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सोच के ये लोग बनाते थे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कहाँ देखी गई हैं, बड़े बड़े पिलर्स वगैरह, रूफ, या तो इनके जो असेंबली हॉल होते थे जो मॉस्क्यूज वगैरह में यूज़ होते थे, पैलेसेस में यूज़ होते थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो आर्च और ये डोम है इन्हीं की ज़रूरत पड़ती थी। और इससे होता क्या था कि ये जो बिल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी। Otherwise, the stone could not be held in place, and the Turks used fine quality light mortar in their building. Thus, new architectural form, mortar of superior kind, become widespread in the North India while the arrival of the Turks। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो ये बता रखा है ये कि जिस आर्किटेक्चर फॉर्म के लिए जो ये सीमेंट वगैरह जो भी ये पूरा मटेरियल यूज़ करते थे, ये सबसे ज़्यादा तभी फैला है नॉर्थ इंडिया में जब ये टर्क्स भारत में आए, उन्होंने इस तरह की जो बिल्डिंग्स है उनकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। The arch and the dome were known to be Indians earlier, but they were not used on a large scale। तो देखो ये बता रखा है कि ये सब चीज़ें भारत के लोग थे वो पहले से भी जानते थे इसके बारे में, लेकिन कभी भी इतने बड़े लार्ज स्केल पे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बनी। द करेक्ट साइंटिफिक मैथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द आर्च वॉज रियरली एम्प्लॉयड, क्योंकि बहुत कम लोग सही तरीके से जो आर्च थी उसको बनाने का जो मैथड था वो जानते थे। द आर्किटेक्चरल डिवाइस जनरली यूज्ड बाय द इंडियन कंसिस्टेड ऑफ पुटिंग वन स्टोन ओवर अनदर एंड नैरोइंग द गैप टिल इट कुड बी कवर्ड बाय अ coping stone or by putting a beam over a slab of stones, and the Turkish ruler used both the dome and arcs method as well as the slab and the beam method in their buildings। क्योंकि जो इंडियंस थे इससे पहले वो ज़्यादातर अपनी जो आर्किटेक्चरल डिवाइस वगैरह, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते थे वो ज़्यादा स्टोन का यूज़ करते थे, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन, ठीक है, फिर तीसरा स्टोन, ऐसे वो अपनी जो वॉल्स वगैरह थी उनको तैयार करते थे, और फिर ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाती थी, वो नैरो हो जाती थी जो बिल्डिंग थी। इन द स्फेयर ऑफ द डेकोरेशन द टर्क्स astute representation of human and animal figures in their building and instead they use the geometrical floral design। तो जैसे मैंने बताया कि ये अपनी बिल्डिंग्स पे ह्यूमन और एनिमल जो फिगर्स थी उनका यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे बिल्डिंग्स को सजाने के लिए। जैसे कि इंडियंस में ये होता था कि जो वो होती है वुमेन होती हैं उनकी डांस करते हुए ऐसे इमेजेस बना दिया करते थे, ठीक है, पिक्चर वगैरह बना दिया करते थे, लेकिन इसमें नहीं था ऐसा। जो टर्क्स है उनकी बिल्डिंग्स में ह्यूमन और एनिमल जो फिगरीन्स है वो नहीं थी, ये करते थे जोमेट्रिकल और जो फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं उनको बनाते थे, कंबाइनिंग दैम विद अ पैनल ऑफ इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग वर्सेस फ्रॉम द कुरान, और जो कुरान के वर्सेस होते थे उनको लिखते थे और फिर उनको इससे सजाते थे। दस द अरेबिक स्क्रिप्ट इट सेल्फ बिकम अ वर्क ऑफ आर्ट। जो अरेबिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक आर्ट वाला काम करती थी, उसको लिखते थे फिर उसको सजाते थे। अरेबिक स्क्यू, इसमें क्या होता है, जो कुरान है, कुरान की जो वर्सेस है उनको लिखा जाता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फ्लावर वगैरह से पेंटिंग कर दी जाती है, तो मतलब वो आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे और उसमें बीच बीच में जो कुरान के वर्सेस है वो भी लिखे हुए मिलेंगे, उसे बोलते हैं ये अरब स्क्यू, ठीक है। दे ऑल्सो फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिव सच एज द बेल मोटिव, स्वास्तिका, लोटस एक्सेट्रा। तो इन्होंने इन सब
चीज़ों को भी, जो हिंदुइज्म है उसमें से इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया है अपनी पेंटिंग्स वगैरह को बनाने के लिए। दस लाइक द इंडियंस एंड टर्क्स वर इंटेंसली फॉन्ड ऑफ डेकोरेशन, क्योंकि दोनों को ही बड़ा शौक था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको ये डेकोरेशन वाला जो पार्ट था वो दोनों का ही बड़ा फेवरेट था। द स्किल ऑफ इंडियन स्टोन कटर्स वर फुली यूज्ड फॉर द पर्पस एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल टॉम ऑफ इल्तुतमिश वर सो intricately carved that hardly a square inches is left vacant। और कुतुब मीनार अगर आप देखोगे तो वो एक वो जो बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, और कहाँ बनवाया था, सॉरी, जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में, और इसकी जो दीवारें हैं जो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, आप अगर उनके काम को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ जो वॉल्स हैं वो ऐसे उसमें, एक सेकेंड ज़रा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे, फिर ये एकदम स्क्वायर कट में आ जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे, और फिर वो पूरा आपको पता है इस तरह से जा रहा है वो, ठीक है, और बीच में से यहाँ पर फिर वो इस तरह से जगह भी बनी हुई है वो, ठीक है ना, जो बैल्कनी होती है जिसमें आप आके बाहर देख सकते हो। तो काम एकदम अलग हुआ है बिल्कुल, चीज़ें बहुत ही फाइन क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती है ना, बिल्कुल वैसे कि मतलब आप एक डिज़ाइन को पहचान सकते हो। येलो सैंड स्टोन, सॉरी, द टर्क्स ऑल्सो एडिड कलर टू देयर बिल्डिंग। तो जो टर्क्स थे वो अपनी बिल्डिंग्स को कलर वगैरह भी करते थे, जैसे कि जो रेड सैंड स्टोन है उसका यूज़ करके। येलो सैंड स्टोन और मार्बल यूज इन दिस बिल्डिंग फॉर डेकोरेशन। जो येलो सैंड स्टोन है, जो मार्बल है, उनका भी यूज़ होता था बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए एंड टू शो ऑफ द कलर ऑफ रेड स्टोन, ठीक है ना, और रेड सैंड स्टोन का कलर दिखाने के लिए। The most magnificent building constructed by the Turks in the 13th century was the कुतुब मीनार। जो बहुत ही बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है जो टर्क्स ने बनाई है 13th सेंचुरी में, उनमें से एक है कुतुब मीनार। और आपने देखा होगा जो इसका टैपरिंग टावर है, ओरिजिनली वो 71.4 मीटर हाई है, और इसकी स्टार्टिंग करी थी बनवाने की ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। It is wrong to think that it was dedicated to Sufi son कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, the venerated saint of Delhi। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि ये डेडिकेट किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ठीक है, जो उस समय दिल्ली में एक सेंट थे। Since it was not called at that time as the Qutub Minar but the Quwwat-ul-Islam Mosque। तो इसको उस टाइम पे कुतुब मीनार नहीं बोला जाता था, बल्कि इसको कहा जाता था Quwwat-ul-Islam Mosque। Although the tradition of building towers are to be found both in India and West Asia। तो उस समय जो ये टावर बनाना, ये बिल्डिंग टावर बनाना, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया में भी बड़ा मशहूर था। कुतुब मीनार बहुत ही यूनिक है अगर आप उसको देखते हो। इट ड्राइव्स इट इफेक्ट मेनली फ्रॉम द स्किलफुल मैनर इन विच बालकनीज वर हैव बीन प्रोजेक्टेड यस लिंक विद द मेन टावर्स। मैंने आपको बताया ही जैसे कि ऐसे है, और जिन लोगों ने कुतुब मीनार देखा होगा वो जानते भी होंगे, पूरा ऐसे जो कुतुब मीनार जाता है, फिर यहाँ पर इस तरह से बैल्कनी बनी हुई है, और जो उसकी हम कह सकते हैं जो उसको और ज़्यादा उसको ब्यूटीफुल बना देती हैं। द यूज ऑफ रेड और वाइट सैंडस्टोन मार्बल इन पैनल्स एंड इन द टॉप स्टेजेस द राइबल इफेक्ट। तो यहाँ पर बताया है कि उसमें कौन कौन से जो स्टोन है वो यूज़ हुए हैं। तो रेड और जो वाइट सैंड स्टोन है, मार्बल है, उनको यूज़ किया गया है। जो खिलजी पीरियड था उनके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है। जो अलाउद्दीन है उसने सिरी को अपनी कैपिटल बनाया था। आजकल तो अगर आप देखें तो दिल्ली में से जो ये पूरा जो सिरी है ये ख़त्म ही हो चुका है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। ये कुछ ही दूरी पर था कुतुब मीनार से। अनफॉर्चुनेटली हार्डली एनीथिंग ऑफ दिस सिटी सर्वाइव नाउ। तो अब तो बिल्कुल कुछ ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है कि इस सिटी का अब कुछ बच रहा हो। अलाउद्दीन प्लान अ टावर ट्वाइस द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार बट डिड नॉट लीव टू कम्प्लीट इट। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने काफ़ी बार कोशिश किया कि वो कुतुब मीनार से भी बड़ी बिल्डिंग बनाए, लेकिन वो एक भी बार वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ उसको बनाने के लिए। लेकिन उसने क्या करा, एक एंट्रेंस डोर ऐड करवा दिया कुतुब में, ठीक है। दिस डोर विच इज कॉल्ड द अलाई दरवाज़ा, और इसको क्या कहा जाता है, अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। हैज़ आर्च ऑफ वेरी प्लीजिंग प्रपोर्शन। तो यहाँ पर ही वही आर्च वाला काम ऐसा हुआ है। इट ऑल्सो कंटेन डोम, डोम भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज बिल्ड ऑन अ करेक्ट साइंटिफिक लाइन। जिसे पहली बार डोम बनाया गया और वो भी करेक्ट साइंटिफिक लाइन्स को लेकर, मतलब बहुत ही अच्छे से पूरा साइंटिफिक वर्क भी यूज़ किया गया, पूरा दिमाग वगैरह लगा के। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग द आर्च एंड द डोम ऑन साइंटिफिक लाइन्स हैड बीन मास्टर्ड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन बाय दिस टाइम। लेकिन इस बार जो ये काम था, ये डोम बनाने वाला, ये इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने किया था। देयर वाज अ ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी इन अ तुगलक पीरियड। तुगलक पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है बिल्डिंग एक्टिविटी को लेके, जो दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर को दिखाता है, एज वेल एज द बिगनिंग ऑफ इट्स डिक्लाइन, ठीक है। ग्यासुद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द ह्यूज पैलेस फोर्टेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड तुगलकाबाद। तो ये ग्यासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने क्या बनाया, तुगलकाबाद जो सिटी है, ठीक है, और यहाँ पर जो किले वगैरह हैं। बाय ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ द यमुना अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक वॉज क्रिएटेड अराउंड इट, ठीक है। और इसके आसपास क्या बनाई, एक ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बनवाई।
जो यमुना रिवर से जुड़ी हुई है। द टॉम ऑफ गयासुद्दीन मार्क्स अ न्यू ट्रेंड इन आर्किटेक्चर। गयासुद्दीन का जो अपना खुद का जो मकबरा है, ठीक है, उसमें आपको एक नई तरह की आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगी। टू हैव अ गुड स्काई लाइन एंड द बिल्डिंग वॉज पुट अपॉन अ हाई प्लेटफॉर्म। जो बिल्डिंग है काफ़ी ऊंचाई पर जाके बनवाई गई है और इसको सुंदर बनाने के लिए जो मार्बल डोम है उसका यूज़ किया गया है। A striking feature of the Tughlaq architecture was the sloping wall, and this is called the betta and gives the effect of strength and solidity to the building. ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर वहाँ स्लोपिंग जो वॉल्स हैं उनको बनाया गया है जिसको बेटर बोलते हैं, और ये प्रोवाइड करता है उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को। ठीक है, मतलब उस बिल्डिंग में जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है। एंड हाउएवर डू नॉट फाइंड एनी बेटर इन द बिल्डिंग ऑफ द फिरोज तुगलक। ठीक है, बल्कि जब हम फिरोज तुगलक के टाइम की जो बिल्डिंग एक्टिविटी देखते हैं वहाँ पर हमें इस तरह की जो स्लोपिंग वॉल्स है वो देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरा फीचर अगर हम देखें तुगलक आर्किटेक्चर का तो वो है टू डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिक्लाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्क एंड लेंटल एंड बीम इन देयर बिल्डिंग। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो आर्क जो अभी तक बड़ा मशहूर था, धीरे धीरे अब वो क्या होता जा रहा है, यहाँ पर कम होगा और उसमें कुछ ना कुछ और एड ऑन किया जाएगा। ठीक है, सर बीम्स वगैरह लगाई जाएंगी। मतलब पहले वाली जो चीज़ें भी चलती आ रही थी उनमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे अब आपको। This is found in the marked manner in the building of Firoz Tughlaq. The Hauj Khas was a pleasure resort and a huge lake around it. हौज जो खास है वो भी तुगलक के टाइम पे ही बनाया गया था और इसमें एक बहुत बड़ी आपको लेक इसके आसपास देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर आपको मदरसा भी मिलेगा और जो फिरोज शाह के जो फोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, कहाँ पर है उसे क्या बोलते हैं, कोटला बोलते हैं। जो तुगलक डिड नॉट जनरली यूज द कॉस्टली रेड सैंडस्टोन इन देयर बिल्डिंग बट द चीपर एंड द मोर इजीली अवेलेबल ग्रे स्टोन। जो तुगलक से उन्होंने अपनी बिल्डिंग में जो रेड सैंडस्टोन था उनका यूज़ नहीं किया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था वो, तो उन्होंने एक चीपर जो उस टाइम पे अवेलेबल था ग्रे स्टोन उसका यूज़ किया। और इसको कार्व करना इट वाज नॉट इजी टू कार्व दिस टाइप ऑफ स्टोन। और इस ग्रे स्टोन को जो कार्व करना है ना, जो बहुत ही अच्छे से इसको कार्व करके जो डिज़ाइन दिया जाता ना वो करना थोड़ा मुश्किल था इस ग्रे स्टोन पे, इसलिए ये सस्ता था वो महंगा था क्योंकि उस पर ईजी था करना। द तुगलक बिल्डिंग हैव अ मिनिमम ऑफ डेकोरेशन। इसलिए जब तुगलक बिल्डिंग जो ग्रे स्टोन पर की गई तो उन पर जो डेकोरेशन है वो थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पर जो कार्व करना जो कार्विंग थी वो करनी थोड़ी मुश्किल थी ग्रे स्टोन पे। बट डेकोरेटिव डिवाइस फाउंड इन ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ फिरोज इज द लोटस। ठीक है, और ज़्यादातर जो इन बिल्डिंग्स में यहाँ पर जो डेकोरेटिव डिवाइस वगैरह मतलब जो बनाई गई हैं वो लोटस जो फ्लावर है ना उसका बड़ा यूज़ किया गया है। मैनी ग्रैंड मॉस्क्यूज वर ऑल्सो बिल्ट इन दिस पीरियड। तो इस टाइम पे बहुत सारे मॉस्क्यूज बनाए गए हैं और इतने मॉस्क्यूज बनवाए गए हैं कि आप एक एक करके सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वॉट इज़ वर्थ नथिंग इज दैट बट दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैड इमर्स्ड इन इंडिया। ठीक है, एंड कंबाइनिंग मेनी ऑफ द न्यू डिवाइस ब्रॉट बाय द टर्क्स विद द इंडिजीनियस फॉर्म। तो यहाँ पर बहुत तरह तरह की आर्किटेक्चर आपको दिखाई देंगे और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी जो टर्क्स और जो इंडिजीनियस फॉर्म थी वो दोनों मिलके आपको एक किसी बिल्डिंग में भी दिख सकती हैं इस तरह से। द लोधी डेवलप्ड दिस ट्रेडिशन फर्दर। और आगे जो लोधीज थे वो भी इस ट्रेडिशन को आगे पूरा फॉलो करते हैं। जो आर्च थी, लिंटर्स, बीम्स वो बिल्डिंग वगैरह में वो यूज़ होने लगी। जो बैल्कनीज है वो बनने लगी। राजस्थानी गुजराती स्टाइल ये सब भी यूज़ होने लगे। अनदर डिवाइस यूज्ड बाय द लोधी वॉज प्लेसिंग देयर बिल्डिंग स्पेशली टॉम्स ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। लोधी के टाइम पे जो बिल्डिंग वगैरह होती थी उसका जो प्लेटफॉर्म था वो हमेशा हाई रखते थे, थोड़ा ऊंचाई पे बनाते थे। दस गिव द बिल्डिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ साइज एज वेल एज द बेटर स्काई लाइन, जिससे कि वो आसमान से बड़े उससे दिखे कि हाँ भाई ये तो आसमान को छू रही है और उसका जो साइज़ है वो भी क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। कुछ जो टॉम्स थे उनके आसपास गार्डन बनने लग गए और जो लोधी गार्डन है दिल्ली में वो तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो टॉम्स है उनकी जो शेप है वो ऑक्टागनल रखी जाने लगी जिसकी 8 साइड्स होती हैं और ये जो फीचर्स है आगे चल के इसके जो मुगल्स है वो भी फॉलो करेंगे। यहाँ तक कि आपको जो ताजमहल वगैरह है वहाँ पर भी इस तरह के कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जब ताजमहल ने शाहजहाँ को नहीं बनवाया बल्कि जब शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया। बाय दिस द टाइम ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंडिविजुअल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर हैड ऑल्सो डेवलप्ड इन द वेरियस काइंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए जब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था जब वो खत्म होने लगा, जो दिल्ली सल्तनत जब खत्म होने लगी तो मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल जो स्टाइल था ये उन रूलर्स ने भी फॉलो करा, अपने अपने एरिया में उन्होंने अपने अपने तरीके से काम कराना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ दीज अगेन वर पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द आर्किटेक्चर। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को परफॉर्म किया, ठीक है, और काफ़ी फ़ायदा भी लिया इससे, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए वो इन आर्किटेक्चर वर्क्स और अपने अपने एरिया में उन्होंने बहुत अच्छे से काम कराया। दिस एज वी हैव सीन हैपन इन बंगाल, गुजरात, मालवा, डेक्कन ड्यूरिंग द 14th and the 15th century। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इवॉल्व इन दिल्ली अंडर द तुगलक्स वर कैरिड
फॉरवर्ड एंड मॉडिफाइड इन वेरियस रीजनल किंगडम। तो उसमें यही कहा गया है कि 14 और 15 सेंचुरी में जो एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ था दिल्ली से तुगलक्स के वजह से, वो आगे चल के जब दिल्ली सल्तनत वीक भी पड़ जाता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद भी वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है अलग अलग रीजन्स में, जहाँ पर जो रूलर्स थे जो पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, जब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, उसके बाद भी ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ये इवॉल्व होता रहा, मॉडिफिकेशन होता रहा इसका जगह जगह पर। Thus, there was an outburst of building activity marked by the growth of many styles of architecture in different parts of the country. तो भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग हमें बिल्डिंग एक्टिविटी दिखाई देंगी और सबकी अपनी अपनी अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स भी हमें उनसे देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा आज 11 चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 11 था उसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस करा पूरे आर्किटेक्चर को 1300 से 1500 का जो हमारा टाइम पीरियड था अंडर दिल्ली सल्तनत। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो रिलीजियस आइडियाज़ और रिलीजियस बिलीफ है लोगों की, ठीक है, उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इवॉल्व होती हैं, आगे चल के कैसे काम करेंगी, सारी हम सब कुछ चीज़ें देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को शेयर कर देना एक दो लोगों के साथ, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए, अच्छी तो खैर आप बताओगे है नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।